नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब चंगा होगा। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपकी अपनी मनीषा लेकर आ गई हूँ मनीषा रिव्यू पर टेली मसाला की दुनिया का गर्मा गर्म अपडेट, जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा तड़का ज़रूर लगा देगा। तो भैया, आज का एपिसोड देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। जनक सीरियल में मेकर्स ने जो इमोशनल और ड्रामेटिक रायता फैलाया है, उसे समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ शहनाई बज रही थी और दूसरी तरफ एक जिंदगी सिसक रही थी। मतलब इतना हाई वोल्टेज ड्रामा कि पूछो ही मत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम। कहानी की शुरुआत होती है हमारी बेचारी, प्यारी लेकिन किस्मत की मारी जनक से। वो अपने मुंह बोले बाऊजी पराशर के साथ फटे पुराने ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल जा रही है। बेचारी की हालत इतनी नाजुक है, लेकिन उसके आसपास के लोगों का गुस्सा और ड्रामा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और गुस्से के ज्वालामुखी कौन बने हुए हैं? हमारे पराशर जी। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है और उनके निशाने पर हैं दो लोग। एक तो नए नवेले दूल्हे राजा ऋषि बाबू और दूसरे शहर के बड़े बिजनेसमैन अनिरुद्ध बोस। पराशर जी का एक एक शब्द जहर में डूबा हुआ था। वो ऑटो वाले से भी तेज आवाज में गरज रहे थे। ये सब उस दामाद बाबू का किया धरा है, जानबूझकर किया है ताकि वो अपना पल्ला झाड़ ले और सारा का सारा इल्जाम अनिरुद्ध बोस के सिर पर डाल दे। अरे वाह पराशर जी, मानना पड़ेगा, आप गांव से जरूर आए हैं, लेकिन शहर वालों की ये ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स को खूब समझते हैं। और फिर उनका गुस्सा घूमता है हमारे तथाकथित हीरो अनिरुद्ध बोस की तरफ। और वो अनिरुद्ध बोस भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसने तो पहले कभी नूतन का साथ नहीं दिया, और आज जब देने की बारी आई तो भी दुम दबाकर पीछे हट गया। ये शहरी लोग ना होते ही एक जैसे हैं, मतलब कि यार। भाई साहब, ये शहरी लोग वाला ताना तो सीधा कलेजे में लगता है। पराशर जी ने तो एक ही लाइन में पूरे शहर वालों की क्लास लगा दी। लेकिन सच कहूं तो उनका गुस्सा जायज़ भी है। आखिर उनकी बेटी जैसी जनक की ये हालत जो हो गई है। इसी बीच हमारी जनक जो दर्द से कराह रही है, लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई और संस्कार नहीं छोड़ती। वो धीमी आवाज़ में कहती है, बाऊजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना और सहना पड़ रहा है। और फिर वो जो बात कहती है दोस्तों, उसे सुनकर तो पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाए। वो कहती है, एक आप हैं जो मेरे बाऊजी न होकर भी मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रहे हैं, और एक वो हैं जो मेरे बाबा होकर भी मुझे अपनाने से, मुझे ठुकराने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे पिता को कौन ही अपना मानेगा? ये सवाल सिर्फ जनक का नहीं था दोस्तों, ये सवाल हम सब का है। क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, या फिर वो रिश्ता बड़ा होता है जो बिना किसी खून के रिश्ते के आपकी हर मुश्किल में आपका हाथ थामे? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पराशर भी अपनी बिटिया का दर्द देकर इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, अरे बिटिया, तू ऐसी बात काहे करती है? हम तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी भर उठाने को तैयार हैं। लेकिन हमें तो इन शहरी लोगों की फितरत ही समझ नहीं आती। जब इनका काम निकल जाता है तो ऐसे पल्ला झाड़ के चले जाते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। और फिर अचानक उनका गुस्सा जनक पर ही फूट पड़ता है। और तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी हमें सच नहीं बताया कि तुम्हारा उस शहरी बाबू उस ऋषि के संग ब्याह हुआ है। सोठो, अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो हमें तो जिंदगी भर कुछ पता ही नहीं चलता। लो जी, हो गया एक और खुलासा। पराशर जी को अब जनक और ऋषि की उस जबरदस्ती वाली शादी का सच भी पता चल गया है। मतलब अब जो ड्रामा होगा वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल डोज वाला होगा। जनक बेचारी अपनी कमजोर आवाज में सफाई देने की कोशिश करती है। बाऊजी, वो शादी जबरदस्ती की शादी थी। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। मैं उस शादी को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? ये हमसे ना हो पाएगा। लेकिन पराशर तो पराशर है, वो अपनी ही धुन में थे। वो कहते हैं, देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम उन शहरियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्हें इस सब की भरपाई चुकानी ही पड़ेगी। वो अनिरुद्ध बोस पहले नूतन की जिंदगी खराब किया और अब तुम्हारी करेगा। ऐसे ना ही चलेगा। वाह, क्या डायलॉग था! पराशर जी तो पूरे एक्शन हीरो वाले मोड में आ चुके हैं। अब देखना ये है कि वो अनिरुद्ध और ऋषि का क्या हाल करते हैं। और फिर वो अनिरुद्ध की हॉस्पिटल ले जाने वाले एहसान पर भी ताना मारते हैं। और क्या लगता है, वो हॉस्पिटल ले जाकर हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर देगा? अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब ना हुई होती तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम अपनी बेटिया को ले जाते। इसी गर्मा गर्म बहस के बीच जनक एक और बम फोड़ देती है। वो कहती है,
बाऊजी, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मुझे अपने साथ वापस गांव ले चलिए। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। इन शहरी लोगों के लिए मैं नहीं बनी हूँ। यहाँ पर घुटन सी होती है। मैं यहाँ रहकर और अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। अरे ये क्या बात हुई जनक, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी? तुम ऐसे इन शहरियों को डरकर भाग जाओगी? लेकिन यहाँ पर पराशर एक समझदार पिता की भूमिका निभाते हैं। वो उसे समझाते हैं, नहीं बिटिया, ऐसा काहे बोल रही हो? तुमको यहीं शहर में रहना पड़ेगा। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ा काम करना है। उन शहरियों के मुंह पर तमाचा तो तुम ही मार सकती हो, उन्हें जवाब तो तुम ही दे सकती हो। और तुम ही जो ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा? ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी। दोस्तों, सच कहूं तो ये सीन देखकर दिल खुश हो गया। पराशर ने जनक को जो हिम्मत और हौसला दिया है वो काबिले तारीफ है। अब हमारी जनक एक नई और शायद सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने वाली है। और फिर सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल। जनक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया है और तभी स्लो मोशन में एंट्री होती है हमारे हीरो, या कहूँ आज के सबसे बड़े विलेन, अनिरुद्ध बोस की। और भाई साहब, उसके आते ही माहौल में जो टेंशन का मीटर बढ़ा है पूछो ही मत। हवा में करंट दौड़ गया था। पराशर तो उसे देखकर ऐसे भड़क जाते हैं जैसे सांड ने लाल कपड़ा देख लिया हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अनिरुद्ध अपने उसी ठंडे और अकड़ वाले अंदाज में कहता है, बस तुम्हारी प्रोसेस कराने के लिए। पराशर का पारा और चढ़ जाता है। तो तुम क्या समझते हो अपने आप को कि ये सब कर दोगे तो हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दोगे? तो ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। अनिरुद्ध भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो भी अपने एटीट्यूड में बोला, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बता रहा हूँ, वो ठीक हो जाए बस, उससे क्या। पराशर का जवाब तो और भी जबरदस्त था। ठीक क्या हो जाए, हम सरकारी अस्पताल में कल ही दाखिला करा देते। हमें कोलकाता का इतना पता नहीं था ना, इसलिए हमें झुकना पड़ा। और तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, एक पैसा नहीं रखना चाहता तुम्हारा। भाई साहब, इसे कहते हैं आत्मसम्मान, इसे कहते हैं खुददारी। पराशर जी भले ही गरीब हों, लेकिन उनका ज़मीर किसी भी अमीर से ज्यादा अमीर है। तभी इस लड़ाई झगड़े में एंट्री होती है एक नए और सुलझे हुए किरदार की, जेठू। जी हाँ, अनिरुद्ध के जेठू। वो किसी तरह मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो पराशर से कहते हैं, पराशर बेटा, मेरी बात सुनो, मैं जेठू हूँ, अनिरुद्ध का जेठू। जनक बिटिया मुझे अच्छे से जानती थी, कभी मेरे बारे में जिक्र किया होगा तुम लोगों के सामने। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, हमें पता है। वो झूठ भी नहीं बोलेगी, ये भी पता है। पर अभी उस बच्चे का इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन गांव वाले कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। मंगलमऊ नाम की एक महिला तुरंत ताना मारती है, अच्छा तो आप उसके जेठू हैं, कभी हालचाल तो पूछने नहीं आए। पूरे गांव में उसने अपनी जिंदगी काट ली, वो दुनिया को छोड़कर चली भी गई, फिर भी तुम लोग कभी दिखे नहीं उसका हालचाल पूछने के लिए। जेठू अपनी मजबूरी बताते हैं कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि वो मजबूर थे, वो नहीं आ सके। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहते हैं, और अनिरुद्ध भी बहुत प्यार करता था जनक को। वॉट? ये क्या सुन लिया मैंने? अनिरुद्ध और जनक, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये जेठू जी कौन से नए राज की परतें खोल रहे हैं? क्या जनक और अनिरुद्ध के बीच बाप बेटी के अलावा भी कोई और कहानी थी? या फिर ये जेठू जी सिर्फ माहौल को ठंडा करने के लिए मक्खन लगा रहे हैं? मेरा तो दिमाग ही घूम गया है दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? जेठू किसी तरह पराशर को समझाते हैं कि अभी जनक की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो उनसे विनती करते हैं, एक बार अच्छे से इलाज हो जाए, जनक बिटिया ठीक हो जाए, फिर तुम उसको लेकर जाना। मैं तुम्हारे सामने विनती करता हूँ, ये बच्ची ठीक हो जाए तभी गांव ले जाओ, ऐसे कहीं मत ले जाओ, उसकी हेल्थ का सवाल है। पराशर जेठू की उम्र का लिहाज करके और अपनी बिटिया की जान की खातिर मान तो जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध को चेतावनी देना नहीं भूलते। वो अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर अपनी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हैं, अनिरुद्ध बोस, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी भरपाई चुकानी पड़ेगी। जो अंदर मेरी बेटी सांसें ले रही है ना, गिन गिन कर, वो तुम्हारी वजह से ले रही है। तुम और वो तुम्हारा शहरी दोस्त, तुमने नूतन की जिंदगी खराब की और उस शहरी ने हमारी बिटिया की जिंदगी खराब की।
ओह माय गॉड, ये तो सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला इल्जाम है। पराशर ने तो पूरी तरह से अनिरुद्ध और ऋषि को जनक की इस हालत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। नर्स एक फॉर्म लेकर आती है और कहती है, सर इस पर साइन कर दीजिए और आप पेशेंट के क्या लगते हैं वो मेंशन कर दीजिए। अब सबकी नजरें, कैमरे का फोकस और हम दर्शकों की सांसें सब कुछ अनिरुद्ध पर आकर टिक जाती हैं। क्या लिखेगा वो? क्या वो दुनिया के सामने इस फॉर्म पर ये स्वीकार करेगा कि जनक उसकी बेटी है? अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर डर, हिचकिचाहट और समाज का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी पराशर आगे आते हैं और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलते हैं जो अनिरुद्ध की बोलती बंद कर देता है। वो नर्स से कहते हैं, ये कुछ नहीं लिखेगा, एक काम करो, साइन करो, नीचे लिख देना हमारा नाम पराशर और लिख देना कि हम उसके बाबा हैं। बूम! ये था सिक्सर। स्टेडियम के बाहर पराशर ने न सिर्फ जनक को अपना नाम दिया, बल्कि अनिरुद्ध को उसकी कायरता का ऐसा आईना दिखाया कि वो शर्म से पानी पानी हो गया। वो अनिरुद्ध पर तंज कसते हुए कहते हैं, जब तुमको लिखने में डर लग रहा है तो हम क्या करें? हम तो कभी बिटिया की जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटे। तो तुम हमारा नाम लिख के ना सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, इस सीन के लिए तो मैं पराशर जी को स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी। क्या कमाल का कैरेक्टर लिखा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि निभाने से और जज्बातों से बनते हैं। अनिरुद्ध का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ लगाए 100 थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पर जड़ दिए हों। अब कहानी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती है। जनक का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। नर्स सबको बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ भी ड्रामा का ओवरडोज जारी रहता है। अनिरुद्ध अपना रौब दिखाते हुए कहता है, एक काम करो, आप लोग बाहर जाओ, मैं देख रहा हूँ। इस पर पराशर फिर से शेर की तरह धाड़ते हैं, हम तुम्हारे हवाले अपनी बिटिया छोड़कर नहीं जा सकते। तुमको तो शर्म आती है समाज के सामने अपनी बिटिया को स्वीकारने में, तो तुमको लगता है हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हम भी ये सब सोचते हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जेठू फिर से बीच बचाव करते हैं और अनिरुद्ध को बाहर भेजते हैं, लेकिन पराशर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अनिरुद्ध को उसके पैसे का घमंड दिखाने के लिए भी खरी खोटी सुनाते हैं। तुमको लगता है तुम मेरे मुंह पर पैसा फेंकोगे तो मुझे रहने के लिए दे दोगे तो मैं रह लूंगा? ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। आज हम बिटिया की वजह से रुके हैं, लेकिन हम इसका समय आने पर तुम्हारा बदला जरूर लौटाएंगे। और फिर वो उस राज को कुरेदते हैं जो अनिरुद्ध सबसे छिपाना चाहता है। वो नूतन और उसकी बेटी का जिक्र छेड़ते हुए कहते हैं, तुम अपने को बहुत पैसे वाला बोलते हो। अरे ऐसा क्या पैसे का जहां तुम्हारा दिल ही काम नहीं करता? अपनी बिटिया, अपनी निहारू को उसे छोड़कर तुम चले गए आजीवन के लिए। अनिरुद्ध तिल मिला जाता है और अपनी झूठी शान बचाने के लिए कहता है, इस बात का कोनो सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो मेरी बेटी है। बस ये सुनना था कि पराशर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, बस करो अनिरुद्ध, आईने में अपनी शक्ल कैसे देखते हो? इतना झूठ बोलते जा रहे हो। अरे अब तो वो तड़प भी नहीं रही, अब तो सच बोल दो। तुम्हें अच्छे से पता है वो बेटी किसकी है किसकी नहीं। अगर हमारी होती ना तो हम गांव में चिल्ला चिल्ला के स्वीकार कर चुके होते, पर हमारी नहीं थी, इसीलिए उसको यहाँ तक लाए हैं, उसका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सीन बहुत ही पावरफुल था दोस्तों। सारे गांव वालों की आंखों में अनिरुद्ध के लिए नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था, और अनिरुद्ध के पास, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस एक हारा हुआ झूठा इंसान लग रहा था। क्या सच में अनिरुद्ध इतना बड़ा कायर है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और भी गहरा राज छिपा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो एक तरफ हॉस्पिटल में इतना हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा चल रहा था, और दूसरी तरफ हमारे नए नवेले शादीशुदा जोड़े ऋषि और अदिति की सुहागरात का सीन चल रहा था। लेकिन भैया, यहाँ कमरे में गुलाब की खुशबू से ज्यादा टेंशन और शक की बदबू फैली हुई थी। हमारे ऋषि बाबू तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, और किसके ख्यालों में? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर सी बात है जनक के। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे और सोच रहे थे, काश मैं जनक के साथ चला गया होता, लोगों की बात ना मानता तो ज्यादा अच्छा रहता। वाह ऋषि बाबू वाह,
शादी अपनी दुल्हन के साथ हुई है और ख्याल आपको किसी और का आ रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है अदिति के साथ। तभी कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी धजी अदिति की एंट्री होती है। वो ऋषि के पास बैठती है और बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ ऋषि, तुम क्या सोच रहे हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और देखो ये सब हो गया। ऋषि तुरंत बहाना बनाता है, कुछ भी नहीं, बस इतना सब कुछ फैमिली में एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, मुसीबतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। मेरा दिमाग थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है और मैं वही सब सोच रहा हूँ। लेकिन अदिति इतनी भूली नहीं थी, वो सीधा मुद्दे पर आती है। एक बात बताओ ऋषि, मुझे समझ नहीं आया, तुम बाबा अनिरुद्ध को ब्लेम क्यों कर रहे थे? मतलब तुम और वो गांव वाले सब बाबा को टारगेट क्यों कर रहे थे? अब ऋषि बुरी तरह फंस गया। वो अपनी नई नवेली बीवी को क्या जवाब दे? वो समझाने की कोशिश करता है, आई नो अभी तुम उनकी बेटी हो तो तुम अपने बाबा को ही फेवर करोगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच बदला जा सकता है। मैं नूतन से मिला था, मैं तुम्हारे बाबा को भी जानता हूँ और एक मरती हुई औरत कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अदिति को अपने बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना गवारा नहीं था। वो कहती है, बट इस बात का क्या प्रूफ है? मतलब मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं? अब इन दोनों के बीच शुरू हो जाती है एक तीखी बहस, और इसी बहस के बीच अदिति एक ऐसा सवाल पूछती है जो ऋषि को अंदर तक हिलाकर रख देता है। वो शक भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछती है, एक बात बताओ ऋषि, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम उसके जनक के लिए फील करने लगे हो? तुम गांव इसीलिए गए थे ताकि तुम अपना गिल्ट कम कर सको। अगर ऐसा है तो लो जी, बिल्ली थैले से बाहर आई गई। अदिति के मन में शक का वो कीड़ा घुस चुका है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। उसे लगने लगा है कि ऋषि के दिल में जनक के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि कुछ और भी है। ऋषि घबरा जाता है और अपनी सफाई पेश करता है, अदिति, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कैसा सवाल हुआ? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मैं सिर्फ अपना गिल्ट कम करने गया था। मेरी वजह से वो अपनी माँ से दोस्तों, आप बताइए, क्या अदिति की ये इनसिक्योरिटी जायज़ है? एक बीवी होने के नाते क्या उसे अपने पति पर इस तरह शक करना चाहिए, खासकर अपनी शादी की पहली रात को? मुझे तो लगता है इस रिश्ते की नींव ही भरोसे पर नहीं बल्कि शक, झूठ और जबरदस्ती पर रखी गई है। अब ये रिश्ता कितना टिकेगा ये तो भगवान ही जाने। और अब आता है वो सीन, वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अनिरुद्ध किसी विलेन की तरह नर्स को बाहर भेजकर अकेला जनक से मिलने उसके कमरे में जाता है। कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और टेंशन थी जिसे चाकू से काटा जा सकता था। अनिरुद्ध जनक के बेड के पास जाता है और बिना किसी इमोशन के पूछता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? जनक अपनी कमजोर आवाज में कहती है, मैं ठीक हूं। और फिर अनिरुद्ध बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आता है, लेकिन उसका अंदाज इतना रूखा, इतना बेदर्द और इतना जालिम था कि सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। वो कहता है, तुम यहाँ पर आई ही क्यों जब तुम्हें पता था कि आज इतना बड़ा दिन है, मेरी बेटी की शादी है ऋषि के साथ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था सबको लेकर। मतलब सीरियसली अनिरुद्ध, कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक लड़की हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम उसे ताने मार रहे हो। कितनी नफरत, कितना जहर भरा है इस आदमी के अंदर। जनक जवाब देती है, मैं नहीं आई, मुझे बाबूजी लेकर आए। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, गांव में इलाज नहीं हो रहा था, तो सोची कोलकाता शहर में आ जाएं। और फिर वो एक और सच बताती है कि उसने गांव वालों को अपनी और ऋषि की शादी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है। अनिरुद्ध इन सब बातों को अनसुना कर देता है। वो अपनी ही रट लगाए रखता है। वो कहता है, देखो, तुमको जो भी गांव में पट्टी बढ़ाई गई है वो सही नहीं है। ना तुम मेरी बेटी हो और ना ही मैं तुम्हारा बाबा हूं। और तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे नहीं समझ में आता। जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक स्वाभिमान था। वो कहती है, आपसे किसने कहा कि आप मेरे बाबा हैं और हम आपको अपने बाबा का दर्जा देना चाहते हैं? अरे हम ऐसे इंसान को दर्जा भी नहीं देना चाहते हैं जो हमारी माँ को और हमको बचपन में ही छोड़कर चला गया। जनक का ये जवाब अनिरुद्ध के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा था, लेकिन इस बेशर्म आदमी पर तो कोई असर ही नहीं होता। वो अपनी जेब से कुछ कागज निकालता है और किसी कूड़े की तरह जनक के सामने फेंक देता है। और वो कागज क्या थे दोस्तों? वो थे डाइवोर्स पेपर्स। जी हाँ, तलाक के कागजात। अनिरुद्ध जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, ये लो और इस पर साइन करो, ये डाइवोर्स पेपर हैं।
जो तुम्हारी और ऋषि की जबरदस्ती शादी हुई, इस पर हस्ताक्षर से पता चलेगा कि तुम लोग उस शादी को डिक्लाइन करते हो। हे भगवान, ये आदमी किस मिट्टी का बना है? पहले उसने अपनी बेटी को स्वीकारने से इनकार किया और अब वो उसकी शादी तोड़वाने पर तुला है। और वो भी किसके लिए? अपनी दूसरी बेटी अदिति की खुशी के लिए। एक बेटी की जिंदगी बनाने के लिए दूसरी की उजाड़ने पर तुला है। वो जनक को इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। वो कहता है, ऋषि ने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो, ताकि मेरी बेटी का लाइफ सिक्योर हो जाए, फ्यूचर हो जाए, मेरी बेटी और मेरा दामाद अच्छे से खुशी खुशी रह सकें। वरना तुम अगर ऐसे कोई तीसरा आएगा बीच में तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। और फिर वो उसे पैसों का लालच भी देता है। तुम्हें जो भी पैसे चाहिए वो सब मैं ला कर दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो, आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हो। तुम्हें बोलो कितने पैसे चाहिए, उतना पैसा दूंगा। ये सुनकर जनक का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठता है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो जाता है। वो उन कागजों को देखती है और फिर अनिरुद्ध के घिनौने चेहरे को। वो अपनी पूरी ताकत बटोर कर कहती है, मुझे शर्म आती है कि कभी मेरी अम्मा ने आपसे प्यार किया था, आप जैसे इंसान से। आप मुझे पैसों में तोलना चाहते हैं। आप मुझे जो बता रहे हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आपके 1 भी रुपए नहीं चाहिए और ना ही किसी बात का इंटरेस्ट है। आप मुझे अकेला छोड़िए और चले जाइए। वाह जनक, वाह! क्या करारा जवाब दिया है। उसने अनिरुद्ध को उसकी असली औकात दिखा दी। लेकिन अनिरुद्ध बेशर्मी की सारी हदें पार कर देता है। वो अब जनक की मरी हुई माँ नूतन के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ ने भी यही सब किया। पहले तो पराशर से संबंध बनाए, गांव वालों ने जब स्वीकारा नहीं तो मेरा नाम डाल दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं। और बताओ ये कैसे जाहिर हो सकता है? बस, बहुत हो गया। ये तो हद ही हो गई। कोई अपनी मरी हुई पत्नी, अपने प्यार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? जनक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाती है, बस करिए, खामोश रहिए, मेरी अम्मा के बारे में एक शब्द मत बोलिए। आपको जो चीज़ चाहते हैं, जिसके बारे में बोल के हट जाते हो। आपको क्या ही पता मेरी अम्मा कौन थी। मेरी अम्मा जिंदगी भर सच बोली, एक झूठ का सहारा भी नहीं लिया। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कब से बोले जा रहे हो। और फिर वो जो सवाल पूछती है वो अनिरुद्ध के पत्थर दिल को भी चीर देता है। आप ऐसे इंसान हो? कभी प्यार भी किए थे मेरी अम्मा से? अनिरुद्ध के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जनक आगे कहती है, अगर मैं उनकी पराशर बाऊजी की बेटी होती ना, तो वो गांव में क्या सबको चिल्ला के बोलते। पर खैर, छोड़िए, आपको रिश्तों का मतलब क्या ही पता। और फिर दोस्तों, जनक वो करती है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो उस पेन को उठाती और कहती है, मैं ये पेन और साइन सिर्फ आपकी बेटी अदिति दीदी के लिए कह रही हूँ, ताकि वो खुशी खुशी रहे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शहरी बाबू के साथ घर बसाने में, रहने में। एक जबरदस्ती का रिश्ता है, और जैसे आप निकले, क्या पता शहरी बाबू भी वैसे ही निकल जाए। इसलिए ये लीजिए पेपर और चले जाइए मेरी आंखों के सामने से। जनक कांपते हुए हाथों से उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने आज एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था, अपनी सौतेली बहन की खुशी के लिए, अपने जबरदस्ती के रिश्ते को, अपनी जिंदगी के एक हिस्से को कुर्बान कर दिया था। अनिरुद्ध वो पेपर्स उठाता है और बिना कुछ कहे एक शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर अपनी जीत का घमंड था। लेकिन क्या ये सच में उसकी जीत थी, या फिर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी? और फिर रात होती है, अपनी शादी की रात, अपनी सुहाग रात। ऋषि अपनी पत्नी अदिति को अकेला छोड़कर चोरी छुपे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। किससे मिलने? जाहिर है, जनक से। उसका दिल बेचैन था। उसे रह रहकर जनक की चिंता सता रही थी। वो दबे पांव जनक के कमरे में जाता है। जनक उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है, आप यहाँ इस वक्त? ऋषि कहता है, बस तुम्हारा हालचाल जानने आया था। हालचाल जानने? जनक के चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी सी मुस्कान आती है। वो अपने पास रखे वो डिवोर्स पेपर्स उठाती है और ऋषि की तरफ बढ़ा देती है। ये लीजिए, और घर जाकर इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। ऋषि उन कागजों को अपने हाथों में लेता है। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शौक में कभी उन कागजों को देखता तो कभी जनक के आंसुओं से भरे चेहरे को। जनक ने तलाक के कागजों पर साइन कर दिया था।
और दोस्तों, यहीं पर आज का ये धमाकेदार दिल तोड़ने वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां से कई नई कहानियां, कई नए तूफान शुरू होने वाले हैं। अब ऋषि का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस तलाक को चुपचाप स्वीकार कर लेगा, या फिर वो जनक के लिए, सच के लिए अनिरुद्ध और अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाएगा? जब अदिति को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जनक को कभी अपनी जिंदगी में खुशी मिल पाएगी? क्या उसे उसका हक, उसकी पहचान और उसका प्यार कभी मिल पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, जनक सीरियल की कहानी अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है जहां से हर पल एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा मनीषा रिव्यू के साथ। हम आपको हर अपडेट, हर ट्विस्ट और हर गॉसिप के बारे में बताते रहेंगे। और हाँ, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आगे क्या हो सकता है, अपनी अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इंतज़ार किसका कर रहे हो, फटाफट कर लो। और वो जो बगल में घंटी है ना, उसे भी टन टनाटन बजा दो, ताकि आप मेरा कोई भी रिव्यू मिस ना करो। मैं मनीषा अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के और भी ज़्यादा मसालेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मनीषा रिव्यू। बाय बाय, लव यू ऑल।